बड़ी खबर आपको बताते चले, राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है। जेएमएम की बैठक पर इस वक्त कांग्रेस की नजर है। दिल्ली में जमे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के इस वक्त जेएमएम की इस बैठक पर नजर है। कांग्रेस को जेएमएम के फैसले का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, जेएमएम के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस को सीएम के दिल्ली आने का भी इस वक्त इंतजार है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, दिल्ली में जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त जमे हैं, उन सबकी नजर इस वक्त इस बैठक पर, और ये बैठक कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस बात को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच तल्खी हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। नहीं, जरूर। और अगर आप देखें, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सीएलपी लीडर की बात करें, कुछ ऐसे पार्टी के जो विधायक हैं उनकी बात करें, तमाम लोग दिल्ली में हैं और सिर्फ इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि जेएमएम का अगला रुख क्या होगा। आज अभी जेएमएम की बैठक शुरू हुई है, पार्टी के विधायक, पार्टी के पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, और जिस तरह से बैठक शुरू होने से पहले जो पार्टी नेताओं के, विधायकों के, या हम कहें कि जो इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जेएमएम का चुनाव लड़ना तय है, राज्यसभा सीट पर जेएमएम के ही उम्मीदवार होंगे, तो ये अब कहा जा सकता है कि अगले 1 से 2 घंटे के बीच आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जेएमएम का उम्मीदवार होगा या नहीं होगा। और अगर राज्यसभा में जेएमएम का उम्मीदवार होगा, चलिए अविनाश, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, इसके बाद फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। और इस वक्त रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मिथिलेश ठाकुर ने यह बयान दिया कि जेएमएम का ही उम्मीदवार होगा। जेएमएम की बैठक से पहले मिथिलेश ठाकुर का ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जेएमएम की बैठक से पहले मिथिलेश ठाकुर ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेएमएम का ही उम्मीदवार होगा। मिथिलेश ठाकुर की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया। अविनाश, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटना चाहेंगे। मिथिलेश ठाकुर की ओर से ये बड़ा बयान दिया जाता है बैठक से पहले कि उम्मीदवार जेएमएम का ही होगा। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ है कि जेएमएम बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस और जेएमएम के बीच टकराव की स्थिति किस तरीके से बन सकती है? टकराव तो होना तय है, और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो जेएमएम के नेता हैं और उनके जो बयान आ रहे हैं, देखिए, 2 चीजें स्पष्ट तौर पर हैं कि अगर यहाँ आप राज्यसभा के आंकड़ों के लिहाज से अगर उसे समझने की कोशिश करें, तो ये बात सही है कि जेएमएम के पास जो पार्टी के विधायक हैं, उनकी जो संख्या है वो 30 है, और उन्हें कांग्रेस विधायकों की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। लेकिन ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आप गठबंधन वाली सरकार कोई राज्य के अंदर चला रहे होते हैं, तब आपको सहयोगी दल का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जेएमएम यही बात कह रही है कि पिछली बार पहली वरीयता के तौर पर शिबू सोरेन है, उन्हें भेजा गया था, और ये अंडरस्टैंडिंग थी, जो दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का था शहजादा अनवर, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहमति से उतारा गया था। तो आज कांग्रेस को मिलना चाहिए मौका, और ये मौका पहली वरीयता के आधार पर जो उम्मीदवार तय होंगे उसके लिए है। यहाँ देखिए, एक चीज और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से तल्खियां बढ़ रही हैं, दिख रही हैं, जो टकराव दिख रहे हैं, अब आने वाले समय में है, इसलिए मैंने कहा था कि 1 से 2 घंटे बाद जब जेएमएम स्पष्ट कर देगी उनका उम्मीदवार हो रहा है, तब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या वो फिर से अपना कोई उम्मीदवार देकर राज्यसभा में अपनी भज पिटवाना चाहेगी, वो हारने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी, या फिर इस बार कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं होगा। और अगर ऐसा वो निर्णय लेती है। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां पर जंक्शन के समीप बुद्ध स्मृति पार्क के पास एक वर्कशॉप में आग लग गई है, और वर्कशॉप में आग से काफी नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बुद्ध स्मृति पार्क के पास एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें आग लग गई, और इस आग से काफी नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है।
तो तस्वीरें देखिए आप बुद्ध स्मृति पार्क की, जहां पर एक वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। बाड़ी में आग लगा है, हम लोग यहाँ पता कि कैसे लगा, तो हम लोग बोला कोई पागल सा लगा कर फंस गया। अच्छा, अपना काम कर रहे हैं हम लोग। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, बुझा भी दिए हैं, थोड़ा बहुत बाकी है उसको। और झारखंड में अभी प्री मॉनसून मौसम एक्टिव दिख रहा है। दरअसल 2 से 3 दिनों में केरल के तट से मॉनसून दस्तक दे सकता है। वहां से 10 से 15 दिनों में मॉनसून झारखंड में पहुंचता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 10 जून से 12 जून तक झारखंड में भी मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार भी मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद से मॉनसून के आगमन पर बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। केरल में 2 से 3 दिनों के बाद दक्षिण पश्चिम में मानसून के टकराने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। हमारे साथ यहां पर सीधे मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो एक मानसून का जो असर होता है झारखंड में, लोग कब मानसून को देख पाएंगे। केरल में मानसून आने के बाद अमूमन 10 से 12 दिन लगता है झारखंड में मानसून को आने में। तो अभी संभावना और स्थितियां अनुकूल बनती जा रही हैं केरल में। सो संभावना है कि 1 से 2 दिन के भीतर में मानसून अराइवल का, मानसून के आगमन का अनाउंसमेंट केरला में हो जाए। वहां से 10 से 12 दिन, तो आप मान के चल सकते हैं कि 10 जून ±2 दिन, मतलब 8 से 12 के अंतर में और मेन 10 जून में आपको मानसून झारखंड में आने की स्थितियां बन रही हैं अभी तक। अच्छा विषय, ये प्री मानसून की बात होती है, तो क्या ये माना जाए कि प्री मानसून की बारिश झारखंड में शुरू हो गई है? प्री मानसून का जो मौसम है वो मार्च अप्रैल में 3 महीने चलता है। और ये जो अभी जो बारिश हो रही है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में, वो प्री मानसून की बारिश है। ये जो बारिश होती है प्री मानसून की और मानसून में, इसका सबसे बड़ा अंतर क्या है कि प्री मानसून का जो बारिश है वो मीडियम से हाई क्लाउड के कारण होता है, और दूसरा ये थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो 1 से 1.5 घंटे, आधा घंटे ऐसी बारिश होगी, और हर इलाके में नहीं होती। जहाँ पे वो बादल बनते हैं उस इलाके में होगी। तो एक ही शहर में हो सकता है कि एक इलाके में बारिश हो रही है और काफ़ी इलाकों में बारिश नहीं हो रही हो। तो ये भी स्थितियाँ बनती है प्री मानसून में। जबकि मानसून में निचली जो आपके बादल हैं वो निचले स्तर पर रहते हैं और घटाओं की तरह बहते हैं, जिससे पूरे राज्य भर में और बारिश देखी जाती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है प्री मानसून और मानसून में। अच्छा अभिषेक जी, लोगों को पिछला मानसून भी याद है कि जोरदार बारिश हुई थी, लंबे समय तक हुई थी, तो किसानों के लिहाज से कितना फायदेमंद होगा इस बार की बारिश? क्या पिछले बार से ज्यादा बारिश होगी इस बार? अभी तक जो आकलन है कि इस बार भी मानसून नॉर्मल सामान्य रहने की संभावना है। पिछले 2-3 साल से झारखंड में जो मानसून है वो सामान्य ही रहा है, और जिसकी वजह से आप देखें कि खेती में भी काफ़ी थोड़ा बढ़ाव आया है। तो इस बार भी सामान्य ही रहेगी। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन 19-20 होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, बट कुल मिला के जो रेनफॉल है वो सामान्य ही रहेगा। और किसान भाई लोग के लिए इस बार भी उम्मीद करते हैं कि खेती काफ़ी लाभदायक और अच्छी होगी। तो मानसून का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए, खासकर किसान भाई इसके लिए तैयार रहे। लेकिन जो चेतावनी जारी की गई है बिजली को लेकर, उसे भी जरा सुन लीजिए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है बेगूसराय से, जहां पर पत्रकार सुभाष हत्याकांड में कुर्की जब्ती की गई है। आरोपियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती की गई है। 3 नामजद आरोपी अब तक फरार हैं। हालांकि एक आरोपी ने सरेंडर भी किया है। परिहारा के साखो गांव का ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्रकार सुभाष हत्याकांड में आरोपियों की संपत्ति की कुर्क जब्त की है। 3 नामजद आरोपी इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि एक आरोपी ने सरेंडर किया है, और जो 3 नामजद आरोपी फरार हैं उनकी कुर्क जब्ती की गई है। रांची के शिवकन्या बालिका स्कूल में समर कैंप लगाया गया। समर कैंप में कई तरह के खेल का आयोजन हुआ। खेल में गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, लुका छिपी जैसे पुराने खेल बच्चों के बीच खेले गए। इस दौरान बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। समर कैंप लगाने वाली रूपा कहती हैं कि बदलते परिवेश में इस तरह के खेल को बढ़ावा देना और बच्चों को इस तरह के खेल से परिचित करवाना समर कैंप का उद्देश्य है। योगा, डांस और पेंटिंग बनाना, कराटा, जूडो कराटा और भी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलती है और कई मंत्र भी सीखने को मिलते हैं, जिससे बुद्धि और ज्ञान भी बढ़ता है।
बहुत कुछ मिलता है। मैम लोग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। फिर ड्राइंग होता है, कराटा होता है, योगा होता है और डांस भी होता है। सब में बहुत मज़ा आता है। फिर गेम भी होता है। एक बात और है, आज सोशल मीडिया का युग है। इसमें बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, उसी में गेम खेलते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो पुरानी परंपरागत खेल हैं उनसे परिचित करवाना। और वहीं सिमडेगा में अवैध बालू उठाव का खेल धड़ल्ले से जारी है। इसका सीधा असर अब पर्यावरण पर दिख रहा है। सिमडेगा की नदियां बालू विहीन होकर सूखने लगी हैं। हलुवाई नदी में पानी खत्म हो गया है। नदियों में बालू की जगह मिट्टी भर गई है और तलहटी में घास और पौधे उगने लगे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं सिमडेगा से हमारे संवाददाता श्रीरामपुरी। जल ही जीवन है, पर जल कैसे बचे ये सिमडेगा जिला में किसी को चिंता नहीं। कई पुल बालू उठाव के कारण धंस चुके हैं सिमडेगा पर। एक डाइवर्सन यहाँ भी धंसा हुआ है। और जिस तरह से नदियों का हाल यहाँ के बालू उठाव करने वालों लोगों ने कर रखा है कि आने वाले समय में न जल बचेगा, न पुल बचेगा, न जीवन बचेगा। आप देख सकते हैं जिस नदी पर हम खड़ा हैं वो हलवाई पुल का एक नदी है, जिसे हलवाई नदी बोलते हैं, जो आगे चलकर पालामड़ा नदी से मिलती है। आप देखिए नदी की हाल देख लीजिए कि कहीं बालू का ठिकाना नहीं, पूरे मिट्टी में तब्दील हो गया है नदी। और लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, उसके बाद भी इस नदी पर एक बूंद अब तक पानी नहीं आया है। पानी को तरस रहा है नदी। तो समझ लीजिए कि जनजीवन जो है वो कैसे बीतेगा। और जो मवेशी हैं वो इस सूखे नदी से पानी कैसे पिएंगे। जलस्तर गिरेगा और जलस्तर जब गिरेगा तो मानव जीवन पर भी संकट आएगा। बालू के नहीं रहने से हमारे जीवन में प्रतिकूल असर पड़ता है। बालू नहीं रहने से वाटर लेवल कमज़ोर होगा और जब वाटर लेवल कमज़ोर होगा तब पीने में समस्या होगी, पानी की समस्या होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो बालू को उठाव करते हैं कि आप बालू को उठाव ना करें और हमारे आने वाले वंशजों को शुद्ध पानी देने का प्रयास करें। देख रहे हैं कि पूरा नदी है ये पूरे खेत में तब्दील हो गया है। लग रहा है क्रिकेट यहाँ पर खेला जा सकता है। इस तरह का ज़मीन भी सख्त हो चुकी है। तो ऐसे स्थिति में जो जल संग्रहण है ये भी प्रभावित होता है, वाष्पीकरण भी इससे प्रभावित होता है। यह हमारे पूरा वातावरण को जो अभी बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए भी कहीं ना कहीं रूप से किसी न किसी रूप से ये प्रभावित करेगी। अब पानी बिना लोग जब तरसेंगे तब समझ में आएगा कि हमने जिला के लिए क्या किया और नदियों से जो बालू का उठाव था उसका क्या गंभीर परिणाम हुआ, ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और इसी बीच बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां पर राजस्व पदाधिकारी के यहां ईओयू ने छापेमारी की है। रानीगंज स्थित आवास पर ईओयू ने छापा मारा है। भरगामा में पोस्टेड है राहुल सिंह, जिनके घर पर छापेमारी की गई है। रानीगंज में किराए के मकान में वे रहते हैं। बीपीएससी पेपर लीक कांड में छापेमारी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।